हेलो बच्चे, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम देखते हैं लॉ में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। ये जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, ऑल्दो ईयर 2019 में मर्ज हो गया है कोड ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर, लेकिन अभी तक इंस्टीट्यूट की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है रिगार्डिंग द सेम। तो हम मान के चलते हैं कि फिलहाल के लिए अकॉर्डिंग टू स्टडी मटेरियल एग्जाम्स में ये एक्ट आएगा और उसके अकॉर्डिंगली हम क्विकली इस एक्ट को समझते हैं, जो बहुत ही इजी, बहुत ही लॉजिकल है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में गवर्नमेंट ने स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन लगाई है एम्प्लॉयर पे कि वो अपने एम्प्लॉय को बोनस दे। एम्प्लॉयर को कहा है कि आपको अपने एम्प्लॉय को बोनस देना है। अब ये बोनस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बोनस? भाई सिंपल सी बात है, एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई से काम करवाता है और काम करवाने के लिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई से काम करवाया, सर्विसेज ली और सर्विसेज के बदले एम्प्लॉयर उसे सैलरी पे कर रहा है या वेजेस दे रहा है। अब एम्प्लॉयर ये बहुत भली भांति जानता है कि एम्प्लॉइज को लेट्स से 9 घंटे पर डे काम करना है। अब वो पर डे 9 घंटे काम कर रहे हैं, उनके वर्किंग आवर्स हैं और उन्हें एक फिक्स्ड सैलरी मिल रही है। लेट्स से उन्हें फिक्स सैलरी मिल रही है 10,000 रुपए की। उन्हें पता है वो चाहे 8 घंटे काम करे, चाहे 9 घंटे, चाहे 10 घंटे, जनरली उन्हें 10,000 की ही फिक्स सैलरी मिलनी है। तो वो बहुत डेडिकेशन के साथ अपना काम नहीं करेंगे, वो घड़ी देख के काम करेंगे। भाई 10 से 6 की ड्यूटी है, 6 बज गए, चलिए 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 टाइम हो गया, अब निकलते हैं, चाहे भले ही काम इनकम्प्लीट क्यों ना रह जाए। तो ऐसे में एम्प्लॉयर ने तरीका निकाला, रादर स्टैट्यूटरी बॉडीज ने एम्प्लॉयर को सजेस्ट किया, उसे गाइड किया और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के अंदर बांधा कि अगर आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा कुछ और एडिशनल कंसिडरेशन देने का वादा करो, ये कहते हुए कि एम्प्लॉय जितना काम करेगा उसके बदले उसे उतना ही ज्यादा एडिशनल पेमेंट मिलेगा अदर देन सैलरी। तो ऐसे में एम्प्लॉय एक्साइटेड होगा, एनर्जेटिक होगा कंपनी के प्रति, एम्प्लॉयर के प्रति ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स डालने के लिए। यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है कि आप बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स डालिए, आप बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स डालिए अपनी सर्विसेज के दौरान, और आपके एफर्ट्स के चलते अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ा और उसके चलते हमारा प्रॉफिट बढ़ा, तो जो भी प्रॉफिट बढ़ेगा उस प्रॉफिट में से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एडिशनल पेमेंट करेगा। जो ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा ज्यादा मेहनत करने के लिए, इस प्रॉफिट के हिस्से को हम नाम देते हैं बोनस। ठीक है, सिंपल सी बात। जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से काम करा रहा है उसके लिए फिक्स सैलरी और वेजेस तो दे ही रहा है, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है कि आप अपने बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स लगाइए, उसके चलते अगर कल को कंपनी ने ज्यादा प्रॉफिट्स कमाए तो उस प्रॉफिट का हिस्सा एम्प्लॉय को भी मिलेगा एम्प्लॉयर द्वारा। एम्प्लॉयर प्रॉफिट में से हिस्सा एम्प्लॉय को भी देगा, जिसको हम नाम देंगे बोनस। तो बोनस इज नथिंग but the part of profit which shall be distributed by employer to employee as a consideration for putting best possible efforts by the employee। और जब ये एम्प्लॉय को भी लालच दिखेगा कि भाई सैलरी के अलावा मुझे बोनस भी मिलेगा, अगर मैं अच्छे से अच्छा काम करूंगा, मुझे सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, उसके अलावा बोनस मिलेगा उतना ज्यादा जितना मैं प्रॉफिट कमा के दूंगा, और कंपनी प्रॉफिट उतना कमाएगी जितने ज्यादा मैं एफर्ट्स डालूंगा। तो एम्प्लॉय भी एनकरेज होगा टू पुट बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स इन हिज सर्विसेज। यानी बोनस जनरली जो बनाया गया वो बनाया गया टू एनकरेज एम्प्लॉयज टू पुट बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स
in his services। हर कंपनी, हर एम्प्लॉयर चाहेगा कि एम्प्लॉई उसके साथ ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा के एम्प्लॉई के साथ वो प्रॉफिट का हिस्सा बोनस के नाम से शेयर करे। अब ये बोनस के लिए दो तरह से पेमेंट की जाती है, यानी अभी हम देखेंगे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंदर ऑब्लिगेशन है, कंपल्शन है कि ये बोनस देना ही देना है। कौन से एम्प्लॉइज को? उस एम्प्लॉइज को जिसकी सैलरी या वेजेस जो है वो 21,000 रुपए या उससे कम की है। यानी मैम इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी की सैलरी 21,000 रुपए से ज्यादा है तो उसे बोनस नहीं मिलेगा। नहीं बेटा, मिलेगा उसे भी बोनस। लेकिन ये जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया गया है, सिर्फ और सिर्फ उन एम्प्लॉइज के लिए बनाया गया है जिनकी सैलरी 21,000 रुपए से कम है, जिनकी सैलरी कह दीजिए या वेजेस कह दीजिए, अगर पर मंथ वो 21,000 रुपए से कम है तो उनके लिए ये लॉ बनाया गया है। और लॉ बना के इस बोनस को स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन का दर्जा दे दिया गया है। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? वो ऑब्लिगेशन विच इज कंपल्सरी अंडर लॉ। स्टैट्यूटरी का मीनिंग होता है एनीथिंग विच इज कंपल्सरी अंडर लॉ। कोई भी चीज जो लॉ के अंदर कंपल्सरी है उसे हम स्टैट्यूटरी कहते हैं। और लॉ के अंदर बोनस बांटना कंपल्सरी कर दिया उन एम्प्लॉइज के लिए जिनकी सैलरी 21,000 रुपए या उससे कम की है। यानी यहाँ पे कौन से कैटेगरी के एम्प्लॉइज आ गए? या तो अनस्किल्ड लेबर आ गई जिसको वेजेस मिलेंगी, या सेमी स्किल्ड लोग आ गए जिन्हें थोड़ा बहुत काम आता है। इसका मतलब क्या है? सर ये जनरली अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड कुछ ऐसे अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मनी की जरूरत ज्यादा होती है। इसके चलते ये कई बार अपने अधिकार मांगते नहीं, या तो अधिकार मांगते ही नहीं है, डिमांड ही नहीं करते, या सर इनको अपने अधिकारों की नॉलेज ही नहीं होती, ये अपने अधिकारों के बारे में अवेयर ही नहीं होते। यानी अब एक अनस्किल्ड है, लेबर है, जिसे 200 रुपए की वेजेस पे रखा गया पर डे के लिए, और उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की, बिल्कुल अनपढ़ है। अब वो बेचारा इंसान जो मेहनत करके कमा रहा है उसे नहीं पता कि बोनस जैसी कोई चीज भी होती है। या एक सेमी स्किल्ड ले ले जिसकी 15,000 रुपए महीने की तनख्वाह है, सर उसको जरूरत है पैसों की, उसकी पूरी फैमिली है जिसे उसे सर्व करना है, तो ऐसे में वो अपने सीनियर्स के सामने आवाज ही नहीं उठाता। तो लॉ मेकर ने कहा इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट दिस क्लास ऑफ एम्प्लॉइज, टू प्रोटेक्ट सच क्लास ऑफ एम्प्लॉइज, इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट बनाया गया है, जिसके चलते अब ये बोनस की पेमेंट कंपलसरी हो जाएगी अंडर लॉ। यानी इन लोगों को अब प्रोटेक्ट करने के लिए जिनकी तनख्वाह 21,000 रुपए या उससे कम है, उनके लिए बोनस कंपलसरी हो जाएगा अंडर दिस एक्ट। तो मतलब मैम इसका मतलब ये है कि जिनकी सैलरी 21,000 से ज्यादा है उन्हें बोनस नहीं मिलना? नहीं बेटा, उन्हें भी बोनस मिलेगा, लेकिन इस एक्ट के अंदर नहीं मिलेगा। यानी अगर कोई एम्प्लॉई है जिसकी सैलरी 21,000 रुपए से ज्यादा है, तो ऐसे एम्प्लॉइज को हम जनरली स्टेटस दे देंगे कि भाई ये या तो सेमी स्किल्ड होगा या स्किल्ड होगा, या तो ये काम सीख रहा होगा या पूरा काम सीख चुका होगा। और ऐसे लोगों को अपने अधिकारों के बारे में नॉलेज होती है, हम मान के चलते हैं ये प्रिविलेज्ड हैं, इनको नॉलेज है, इनको अवेयरनेस है अपने अधिकारों की, तो ये बोनस का अधिकार, बोनस का राइट अपने अपॉइंटमेंट लेटर में लिखवा सकते हैं। यानी यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अपॉइंट करते वक्त बोनस की कंडीशन उनके अपॉइंटमेंट लेटर में एज पर नेगोशिएशन मेंशन कर सकता है। भाई अब मान लीजिए एक कंपनी में डायरेक्टर है,
जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए की है पर मंथ, अब ये कंपनी में बहुत एफर्ट डाल रहा है कंपनी को प्रॉफिट्स कमाने के लिए, कंपनी के अंदर एफर्ट्स डाल रहा है सो दैट कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स कमाए। तो ऐसे में कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है उसमें से डायरेक्टर पार्ट ऑफ प्रॉफिट शेयर करना चाहता है इन द नेम ऑफ बोनस। तो इस बोनस की पेमेंट के लिए, इस बोनस की पेमेंट के लिए कोई पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, इसके लिए कोई पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहां पे उसकी सैलरी 21,000 से ज्यादा है। रेदर यहां पे डायरेक्टर और कंपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर या साल के दौरान मेल भेज के बोनस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर सकती है, बोनस डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर सकती है। और अगर दोनों म्यूचुअली एग्री कर जाते हैं, दोनों पार्टी रजामंद हो जाते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो ऐसे केस में इस बात को कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करते ही ये पेमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन बन जाती है, यानी ये वो ऑब्लिगेशन हो जाती है जो कॉन्ट्रैक्ट में दी गई है। और कॉन्ट्रैक्ट के लिए, हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंडिया में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होता है, यानी जनरल लॉ है कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। ये जनरल लॉ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जनरल लॉ है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो उस एक्ट के अंदर अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी अपॉइंटमेंट लेटर में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला कि मैं बोनस दूंगा, और स्पेशली ये कब बोला जाएगा जब उसकी सैलरी या वेजेस 21,000 रुपए से ज्यादा है, तो ऐसे केस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा, ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हो जाएगी। हाउएवर अगर उस बंदे की सैलरी 21,000 रुपए या उससे कम की है तो सर ऐसे केस में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लगेगा, यानी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट स्पेसिफिक हो जाएगा और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जनरल हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात, मैं इसको इस तरह से बाइफरकेट कर सकती हूँ कि अगर सैलरी 21,000 रुपए तक की है तो जो बोनस की पेमेंट है वो बोनस की पेमेंट 21,000 या उससे नीचे वालों के लिए स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन बन जाएगी अंडर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, अंडर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। ठीक है, लेकिन अगर एम्प्लॉई की सैलरी 21,000 रुपए से ज्यादा है तो ऐसे में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट नहीं लगेगा, रैदर ऐसे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लग जाएगा। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ऑब्लिगेशंस फॉलो होंगी। और अगर कोई एम्प्लॉय इन दोनों कैटेगरी में आ रहा है तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जो एक स्पेसिफिक लॉ है ये हमेशा प्रिवेल करेगा एज कंपैरिजन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि एक जनरल लॉ है। ठीक है, हाउएवर इन दोनों सिचुएशन में क्लैशिंग होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, यानी या तो एग्जैक्टली 21,000 होगी या उससे कम होगी। अगर 21,000 या उससे कम है तो सिंपली कहां पे चले जाओ, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन हो गई, और 21,000 से ज्यादा है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वहां पे वो आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन बन जाएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? बेसिक दोनों में फर्क समझ में आ गया। यानी सर कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय को बोनस बांट सकता है, बट जहां तक पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की बात है हम खाली सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को ही कवर करेंगे। ठीक है, तो बोनस का मीनिंग क्लियर? बोनस का जनरल मीनिंग होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के साथ शेयर करते हैं सो दैट एम्प्लॉय ज्यादा से ज्यादा कंपनी में कंट्रीब्यूट करे इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इस बोनस के लिए बोनस एक्ट ने कुछ कंडीशंस दी और उन कंडीशंस को अब हम 3 पार्ट में बांट देंगे। मैं आपको मैक्रो लेवल पे बता रही हूं हम क्या करने जा रहे हैं आगे, सो दैट आगे बढ़ते बढ़ते आपको कंफ्यूजन ना रहे। पूरे बोनस एक्ट को, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट को हम 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
पहला पार्ट होगा सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर हम देखेंगे कौन कौन से एम्प्लॉयर्स को बोनस बांटना जरूरी है, और फर्दर इसका हम दूसरा पार्ट बनाएंगे कि ये एम्प्लॉयर्स जिनको बोनस बांटना जरूरी है वो किस किस को, कौन कौन से एम्प्लॉयज को बोनस बांटेंगे। यानी एम्प्लॉयर कौन कौन से होंगे जिन्हें बोनस बांटना जरूरी है। हु शैल बी लायबल टू पे बोनस, जिनके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी कि बोनस पे करना है। और एम्प्लॉय कौन होंगे, एम्प्लॉय में हम देखेंगे कुछ सिलेक्टेड एम्प्लॉयज टू हुम बोनस शैल बी पेबल, जिनको बोनस मिलना चाहिए। तो बेटा पहला सेगमेंट क्या होगा हमारा, पहला सेगमेंट होगा हु आर दी एलिजिबल एम्प्लॉयर्स हु शैल बी लायबल टू पे बोनस, और सेकंड उसके अंदर हम पार्ट देखेंगे हु शैल बी एलिजिबल एम्प्लॉयज टू हुम दीज एम्प्लॉयर्स शैल पे बोनस। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि बोनस मिनिमम से मिनिमम कितना और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना बांटा जाएगा। वहां पे कुछ परसेंटेजेस होंगे, कुछ कंप्यूटेशन के तरीके बताए जाएंगे कि एक एलिजिबल एम्प्लॉयर को कम से कम कितना बोनस देना है और ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हैं। और फिर उसके अंदर सेकंड सेगमेंट आएगा कि अगर मैक्सिमम से ज्यादा प्रॉफिट कंपनी का है, मैक्सिमम बोनस बांटने के बाद भी प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट को अलग से निकाल के रख देंगे आगे आने वाले सालों में बोनस बांटने के लिए इन द नेम ऑफ सेट ऑन। हावेवर हम एक और चीज देखेंगे कि अगर कई बार प्रॉफिट जो होगा कंपनी का वो मिनिमम बोनस से भी कम हो जाएगा, तो ऐसे में जो रिमेनिंग बैलेंस ऑफ बोनस बटना चाहिए था उसको हम सेट ऑफ कर देंगे, अलग से निकाल के रख देंगे आगे आने वाले सालों में कंपनसेट करने के लिए। यानी हम एम्प्लॉयज को हर तरह से हर पॉसिबल वे में बोनस के नाम पे प्रॉफिट के अंदर शेयरिंग देंगे। भले ही किसी साल में प्रॉफिट घट भी जाए तो जो रिमेनिंग मिनिमम बोनस मिलना चाहिए उसको हम आगे आने वाले टाइम में दे देंगे सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। और अगर किसी साल में एम्प्लॉय बहुत मेहनत करके ह्यूज सरप्लस प्रॉफिट्स कमा के देते हैं तो ऐसे में अगर मैक्सिमम बोनस से भी ज्यादा पैसा बच जाता है तो उसको भी एम्प्लॉयर को अलग से निकाल के रखना होगा एम्प्लॉयज के लिए, सो दैट आगे आने वाले पीरियड में एम्प्लॉयज को बोनस के नाम से वो पैसा बांट सके। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस आएंगी जिनको आगे चल के हम पढ़ेंगे। एंड जो थर्ड एलिमेंट होगा वो यहाँ पे मिसलेनियस प्रोविजन का होगा कि कई बार अगर एम्प्लॉय ने कुछ गलत हरकतें की तो उन्हें डिसमिस किया जाएगा, उन पे एक्शंस लिए जाएंगे एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 3 पार्ट पे हमारा बोनस एक्ट आएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेकंड पार्ट मिनिमम टू मैक्सिमम बोनस कैसे कंप्यूट होगा, क्या ट्रीटमेंट रहेगी, और तीसरा मिसलेनियस प्रोविजन। तो आइए आज हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम समझने की कोशिश करते हैं कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट किस किस एम्प्लॉयर पे लग रहा है। आइए शुरू करते हैं चैप्टर को बेटा। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। सबसे पहले अब हम देखने जा रहे हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट। ये एक्ट किन किन पे अप्लाई होगा, यानी इन्हीं को मैं एलिजिबल एम्प्लॉयर का भी स्टेटस दे दूंगी। जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये वो एलिजिबल एम्प्लॉयर हैं जिन्हें बोनस अपने एम्प्लॉयज को बांटना है। कौन कौन है समझिएगा। उन्होंने सबसे पहले कहा फैक्ट्री। अब ये फैक्ट्री क्या होती है इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर, जिसको हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर फैक्ट्री की डेफिनेशन बताई है। जनरल भाषा में कहूं तो कोई भी ऐसा प्रीमाइसेस जहां पे पूरे हिस्से में या वहां के थोड़े से हिस्से में अगर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन चल रही है तो वो फैक्ट्री है। इसकी डिटेल डेफिनेशन फैक्ट्रीज एक्ट में रेफर करेंगे, बट फिलहाल के लिए बस इतना माइंड में दिमाग में बैठा के रखिएगा कि कोई भी ऐसा प्रीमाइसेस जहां पे उस पूरे एरिया में और एनी पार्ट ऑफ विच किसी भी उस प्रीमाइसेस के पार्ट में अगर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन चल रही है तो वो एरिया साथ साथ उसकी सराउंडिंग्स, जिसको हम नाम देते हैं प्रिसिंक्ट्स देयर ऑफ। प्रिसिंक्ट्स का मतलब होता है सराउंडिंग। तो वो एरिया जहां पे मैन्युफैक्चरिंग चल रही है
और उसके आसपास की सराउंडिंग, जो चार दीवारी के अंदर सराउंडिंग है, फिर उस सराउंडिंग में चाहे कैंटीन हो, चाहे पार्किंग लॉट हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस हो, चाहे स्टाफ के लिए रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बनाए गए हों, व्हाटएवर द केस में बी, इस पूरी के पूरी प्रीमाइसेस को हम फैक्ट्री का नाम देंगे। तो फैक्ट्री मीन्स एनी प्रीमाइसेस in part of which or in the whole of which manufacturing or production takes place, and it includes its precincts, it includes its surroundings। फिर भले ही सराउंडिंग में मैन्युफैक्चरिंग ना भी हो रही हो तब भी वो फैक्ट्री का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके की कोई फैक्ट्री है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन चल रही है, सर वहां पे तो लेबर ज्यादा इन्वॉल्व है, जो अनस्किल्ड है वो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होगी। उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ मेकर ने क्लियरली कह दिया कि इन पे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लगाना कंपलसरी है। यानी यहाँ पे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हमेशा लगेगा, फिर भले ही वहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम हो या ज्यादा, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, यानी हमारी फैक्ट्री का मीनिंग क्या हो गया? एनी प्रीमाइसेस, कोई भी ऐसा एरिया और इट्स प्रिसिंक्ट्स देयर ऑफ, प्रिसिंक्ट्स मतलब सराउंडिंग्स, कोई भी प्रीमाइसेस या उसके आसपास की सराउंडिंग, वेयर इन, जहां पर, और इन एनी पार्ट ऑफ विच, जहां पर पूरे में या किसी हिस्से में, पार्ट ऑफ विच मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, पूरे हिस्से में या थोड़े से हिस्से में अगर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन चल रही है तो उस पूरे के पूरे प्रीमाइसेस को, देन सच होल ऑफ द प्रीमाइसेस, उस पूरे प्रीमाइसेस को हम फैक्ट्री कंसिडर करेंगे, विल बी कंसिडर्ड एज फैक्ट्री, वो फैक्ट्री मानी जाएगी। और क्योंकि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन चल रही है, मेन काम चल रहा है, देयरफॉर इस पे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लगेगा। यहाँ पे हर एम्प्लॉइज को, हर उस एम्प्लॉय को जिसकी सैलरी 21,000 रुपए या उससे कम की है, उसको एम्प्लॉयर को बोनस बांटना ही पड़ेगा। कितना बांटना पड़ेगा ये अभी हम आगे चल के देखेंगे, मिनिमम टू मैक्सिमम लिमिट के अंदर। बट यहाँ पे उन्होंने कह दिया फैक्ट्री को बोनस देना ही होगा, फैक्ट्री के एम्प्लॉयर को बोनस देना ही होगा, भले ही वहां पे 5 एम्प्लॉइज हो, 2 एम्प्लॉइज हो, वट एवर द केस में भी। यानी यहाँ पे फैक्ट्री के केस में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर इररेलेवेंट, हमें यहाँ पे एम्प्लॉइज को देखना ही नहीं है कि कितने एम्प्लॉइज हैं, बस फैक्ट्री क्वेश्चन के अंदर आ गया तो बोनस बांटना जरूरी है। ठीक है, सेकेंडली वो क्या कह रहा है, फैक्ट्री में तो उन्होंने सिंपली कह दिया सर बोनस बांटना जरूरी है। सेकेंड पार्ट में उन्होंने कहा एवरी अदर एस्टैब्लिशमेंट, अदर का मतलब क्या हो गया? अदर देन फैक्ट्री, अदर का मतलब हुआ अदर देन फैक्ट्री, फैक्ट्री को छोड़ दीजिए क्योंकि फैक्ट्री तो हर हालत में इन्होंने बोनस एक्ट के अंदर कवर कर दी। सो अदर देन फैक्ट्री एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट, फैक्ट्री के अलावा और कोई भी एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे आप उसे कंपनी बोलो, चाहे आप उसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बोलो, चाहे आप उसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलो, चाहे आप उसे पार्टनरशिप बोलो, बाय वॉट एवर नेम यू कॉल, या लेमैन की लैंग्वेज में आप कोई शॉप बुलाओ, कोई मॉल बुलाओ, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट का नाम तो जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं, उस पर भी बोनस एक्ट लग जाएगा अगर वहां पे 20 या उससे ज्यादा वर्किंग एम्प्लॉइज हैं। उन्होंने कहा एवरी अदर एस्टैब्लिशमेंट हैविंग 20 और मोर एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर का मतलब भैया 12 महीने का साल है, वो 12 महीने का साल कुछ भी हो सकता है आपके अकॉर्डिंगली। जो भी अकाउंटिंग ईयर है, यानी प्रैक्टिकली अकाउंटिंग ईयर वैसे 2 तरह से होते हैं,
या तो कैलेंडर ईयर 1 जनवरी टू 31 मार्च या फाइनेंशियल ईयर दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, दोनों में से जो भी साल यूज कर रहे हो, जिसके अंदर वो अकाउंट्स कंप्लीट करते हैं, जिसके अंदर वो बैलेंस शीट कंप्लीट करते हैं, तो ऐसे अकाउंटिंग ईयर के अंदर किसी एक दिन भी अगर किसी भी एम्प्लॉयर ने 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय रख लिए तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पे बोनस एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात कहूं, मैंने कहा बेटा हमारा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है पीएससी। अब पीएससी के अंदर हमारे पास लेट्स से 10 फैकल्टीज हैं जो स्टूडेंट्स की क्लासेस लेते हैं। यहाँ पे 5 एडमिनिस्ट्रेशन के एम्प्लॉयज हैं जो एडमिन का काम देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एम्प्लॉयज, और यहाँ पर 2 पीएन हैं जो ऑफिस वर्क, क्लीनलीनेस वगैरह देखते हैं। ठीक है, अब यहां पे स्किल्ड भी हैं, स्किल्ड एम्प्लॉयज भी हैं, सेमी स्किल्ड भी हैं और अनस्किल्ड भी हैं। अब मान लीजिए एग्जाम्स के दौरान, जब एग्जाम्स आ रहे हैं इंस्टीट्यूट के, तो एग्जाम्स के दौरान सिर्फ उन 8 दिनों के दौरान, ड्यूरिंग 8 एग्जामिनेशन डेज, उन 8 दिनों के दौरान जब एग्जाम्स चल रहे हैं, हम पार्ट टाइम 5 एम्प्लॉयज और हायर करते हैं। वी हायर 5 एम्प्लॉयज ऑन पार्ट टाइम बेसिस। पार्ट टाइम का मतलब सर हमने उन्हें कहा सिर्फ आपको 4 घंटे 6 घंटे आना है और एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके हमारे पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक है, अब हमने कहा एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्जामिनेशन डेज के दौरान 4 घंटे आपको वहां पे रहना है और वहां पे हमारे पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ये काम सिर्फ और सिर्फ 8 दिनों के लिए है। अब लॉ मेकर मुझसे पूछना चाह रहा है कि बताइए क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे बोनस एक्ट लगेगा या नहीं। तो सबसे पहली बात तो मेरे पास कितने एम्प्लॉयज हैं, 10 प्लस 5 15 प्लस 2 17। क्या मैं इन और 5 एम्प्लॉयज को भी ऐड करूं? लॉ मेकर ने कहा यस। ऑन एनी डे, किसी एक दिन भी अगर आपने 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज हायर कर लिए तो आपके ऊपर बोनस एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। मेरे पास कितने थे, 17 और 5 22 एम्प्लॉयज हो गए ड्यूरिंग 8 डेज। उन 8 दिनों के दौरान 22 थे। हावेवर फॉर द रिमेनिंग डेज, ड्यूरिंग रिमेनिंग डेज मेरे पास खाली 17 एम्प्लॉयज थे। तो भाई हमने क्या कहा, यहाँ पे लॉ मेकर ने क्लियरली बोल दिया ऑन एनी डे, किसी भी एक दिन हो या एक दिन से ज्यादा, अगर 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉय हो गए तो आपके ऊपर बोनस एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर आपको अपने हर उस एम्प्लॉय को बोनस बांटना होगा जिसकी सैलरी 21,000 रुपए या उससे कम की है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को कई बार कंफ्यूजन आती है। कंफ्यूजन क्या है जरा समझिएगा। बच्चे कहते हैं मैम ये 20 की लिमिट गिनते वक्त, जब आपको 20 एम्प्लॉयज की लिमिट गिननी है तो क्या यहाँ पे हम खाली वो ही एम्प्लॉयज लें जिनकी सैलरी 21,000 रुपए या उससे कम की है? तो बेटा नहीं, क्लियरली ध्यान रखना, आप जब किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गिनोगे तो वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में सारे एम्प्लॉयज आ जाएंगे जिनकी सैलरी 21,000 रुपए से ज्यादा हो या कम, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। यानी बात को समझिएगा मैं क्या कहना चाह रही हूं। मैं आपको 2 बातों में बांटना चाह रही हूं बोनस को, कि बेटा पहले आप समझो कि कौन कौन से एम्प्लॉयर हैं जिन्हें बोनस बांटना है, कौन कौन से एम्प्लॉयर हैं who shall be liable to pay bonus। और दूसरा हम कैटेगरी बनाएंगे एलिजिबल एम्प्लॉय की, जहां पे हम देखेंगे वो कौन कौन से एम्प्लॉय हैं who shall be eligible to receive bonus। तो यहां पे हम देखेंगे to whom bonus shall be payable। ठीक है, यानी दोनों में फर्क क्या है, एम्प्लॉयर हमें बताएगा कौन कौन देगा
और एम्प्लॉय हमें बताएगा कि किस किस एम्प्लॉय को ये बोनस की पेमेंट जानी है। तो जब यहाँ पे आप एम्प्लॉयर का स्टेटस देख रहे हो तो यहाँ पे एम्प्लॉयज का मतलब है सारे एम्प्लॉयज, यानी भाई आप एम्प्लॉयर का स्टेटस निकाल रहे हो कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को बोनस बांटना है, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को इस एक्ट के अंदर बोनस बांटना है, उसके अंदर हमें उनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की संख्या जाननी है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काउंट करते वक्त आपको सारे एम्प्लॉयज लेने हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सैलरी। उनकी कितनी सैलरी है हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। किसी की सैलरी 1 लाख हो, 10 लाख हो, 50 लाख हो, कोई मतलब नहीं है। जब आप 20 एम्प्लॉयज की संख्या गिनोगे तो सारे एम्प्लॉयज को गिनती में लो और सारे एम्प्लॉयज काउंट करके अगर 20 या 20 से ज्यादा हो गए तो इस एम्प्लॉयर के ऊपर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लग जाएगा। अब इस एम्प्लॉयर को बोनस पे करना है, लेकिन क्या सारे एम्प्लॉयज को पे करना है? नहीं, सारे एम्प्लॉयज को पे नहीं करना। कौन से एम्प्लॉयज को ये एम्प्लॉयर बोनस देगा? सर, उन एम्प्लॉयज को बोनस जाएगा जिनकी सैलरी 21,000 रुपए या उससे कम की है। तो भाई अगर मैं ये कहूं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पीएससी में 22 एम्प्लॉयज थे 8 दिन के दौरान, तो हम पे बोनस एक्ट एप्लीकेबल हो गया। लेकिन इन 22 एम्प्लॉयज में से सिर्फ 7 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनकी सैलरी 21,000 रुपए या उससे कम की है। उसके अलावा बाकी सारे एम्प्लॉयज की सैलरी 21,000 से ज्यादा है। तो ऐसे में अब वी एज एन एम्प्लॉयर शैल बी लायबल टू पे बोनस अंडर दिस एक्ट टू दोज 7 एम्प्लॉयज। यानी एज एन एम्प्लॉयर अगर हमारी एलिजिबिलिटी जाननी है तो हमारे सारे एम्प्लॉयर्स को गिनती में गिनिए। अगर उनकी गिनती 20 या उससे ज्यादा गई तो हमें बोनस बांटना है, लेकिन हमें बोनस कौन से एम्प्लॉयज को देना है? जिनकी सैलरी 21,000 रुपए या उससे कम की है। क्लियर है? देन उन्होंने फर्दर इसके अंदर और एक बात कही थी, यही चीज रिपीटेडली हम नीचे ले आए। उन्होंने तीसरा कहा, एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट एज नोटिफाइड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हो जाती है। तो व्हाटसोएवर द केस में भी अगर गवर्नमेंट किसी एस्टैब्लिशमेंट को नोटिफाई कर रही है और उसमें 20 से कम एम्प्लॉयज है लेकिन 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, तो उस एस्टैब्लिशमेंट पे भी बोनस एक्ट लग जाएगा। यानी कहने के लिए हमारे कौन कौन से 3 हो गए एम्प्लॉयर? एक तो फैक्ट्री हो गई, हर तरह की फैक्ट्री, एवरी फैक्ट्री। फिर यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर इररेलेवेंट। फिर फैक्ट्री के अलावा अगर कोई और दूसरी एस्टैब्लिशमेंट है तो उसमें 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं ऑन एनी डे ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, उन पे बोनस एक्ट लग जाएगा। एंड देन थर्डली वो बात करता है, अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट में 20 से कम एम्प्लॉयज हैं और उन्हें गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है लेकिन उसमें कम से कम 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय होने चाहिए, तो उस एंटिटी के ऊपर भी बोनस एक्ट अप्लाई हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाते हैं तो क्या फॉर्मूला निकला? पहला हो गया फैक्ट्री, दूसरा हो गया एस्टैब्लिशमेंट विद 20 और मोर वर्कर्स, एंड तीसरा हो गया नोटिफाइड एस्टैब्लिशमेंट्स, नोटिफाइड एस्टैब्लिशमेंट बाय गवर्नमेंट, जिसमें कम से कम कितने वर्कर्स, कितने एम्प्लॉयज होनी चाहिए? 10 और मोर वर्कर्स। अगर ये तीनों में से कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन आ गई तो उस एम्प्लॉयर को बोनस एक्ट के अंदर कवर कर दिया जाएगा, यानी वो एम्प्लॉयर लायबल हो जाएगा बोनस पे करने के लिए। अब सेकंड सवाल ये उठता है कि सर ये जो 20 एम्प्लॉयज की लिमिट थी ये क्या हर साल होनी चाहिए? तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन डाली गई बोनस एक्ट के अंदर। बोनस एक्ट ने कहा, इफ दिस एक्ट वंस applies on any establishment, then it shall continue to be governed by the act, even if its number of employees falls below 20 or 10. वो क्या कहना चाह रहा है समझिएगा बेटा। मान लीजिए हमने जो 5 एम्प्लॉयज हायर किए थे पार्ट टाइम पे, ये सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 किए थे। उसके बाद अगले साल नेक्स्ट ईयर
हमने 21-22 के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर कोई एक्स्ट्रा पार्ट टाइम लेबर हायर नहीं की और हमारे पास इन टोटल पुराने एम्प्लॉइज उतने ही रहे। 10 फैकल्टीज हमने जितनी ऊपर पहले एग्जाम्पल में बनाई थी, 5 एडमिन के एम्प्लॉइज और 2 पीएन, तो हमारे 17 हो गए अगले साल। यानी पिछले साल तो हमारे 22 हो गए थे, लेकिन इस साल 17 हो गए। इस साल हमने कोई भी एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज पार्ट टाइम बेसिस पे हायर नहीं किए। तो अब ऐसी सिचुएशन में लॉ मेकर कहता है कि बताइए क्या अगले साल फाइनेंशियल ईयर 21-22 में भी बोनस एक्ट लगेगा? तो लॉ ने क्लियर किया यस। लॉ ने कहा अगर बोनस एक्ट एक बार अप्लाई हो गया, एक साल फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपके एम्प्लॉइज 22 हो गए थे, यानी बोनस एक्ट एप्लीकेबल फॉर वंस, एक बार एप्लीकेबल हो गया, तो लॉ कहता है वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल। एक बार ये एक्ट अप्लाई हो गया तो आगे आने वाले हर सालों में ये एक्ट अप्लाई होगा, फिर भले ही उनके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 20 से नीचे ही क्यों ना हो जाएं। भले ही आगे आने वाले सालों में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 20 से नीचे क्यों ना हो जाएं नॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, या अगर कोई गवर्नमेंट नोटिफाइड एस्टैब्लिशमेंट है तो उस गवर्नमेंट नोटिफाइड एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भले ही ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 10 से नीचे क्यों ना हो जाए, फिर भी बोनस एक्ट इन पे लगता रहेगा हमेशा हमेशा। यानी बोनस एक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे लग जाएगा, शैल बी एप्लीकेबल ऑन पीएससी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे लगेगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 एज वेल एज 21-22 एंड सो ऑन। आगे आने वाले हर सालों में ये बोनस एक्ट लगता रहेगा। यानी हम कंक्लूड कर रहे हैं बोनस एक्ट वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल। बोनस एक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बार लग गया तो वो एक्ट हमेशा के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन पे लगता रहेगा, भले ही उनका नंबर ऑफ एम्प्लॉइज स्पेसिफाइड लिमिट से नीचे क्यों ना चले जाएं। इज दैट क्लियर? ये बात क्लियर रहेगी आपको। आगे देखिएगा वो क्या कहता है। उन्होंने कहा सर एक्ट वंस अप्लाइज ऑन एन एस्टैब्लिशमेंट शैल कंटिन्यू टू बी गवर्न्ड बाय दिस एक्ट इवन इफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फॉल्स बिलो 20 और 10। ये बात तो हमने देख ली, यानी इसका मतलब यही हो गया एक्ट वंस एप्लीकेबल, एक्ट एक बार लग गया तो हमेशा लगेगा, एक्ट वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल। उसके आगे उन्होंने एक और बात कह दी। उन्होंने कहा हियर व्हाइल कंप्यूटिंग एम्प्लॉइज, ऑल एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग दोज ड्रॉइंग सैलरी मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट शैल बी एडेड। ये बात हमने देख ही ली थी कि जब आप 20 एम्प्लॉइज गिनोगे तो 20 एम्प्लॉइज में कौन से एम्प्लॉइज गिनने हैं? सर यहाँ 20 एम्प्लॉइज में वो सारे एम्प्लॉइज आ जाएंगे जो भी एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किए हैं, फिर भले ही उनकी सैलरी थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 21,000 से ज्यादा ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सिंपल थी। हमने यहाँ पे देखा ये एक्ट किस किस पे अप्लाई है और जिस जिस पे एप्लीकेबल है उसी को हमने नीचे कॉपी करके एप्लीकेबल एम्प्लॉयर की कैटेगरी में डाल दिया। कौन कौन से एम्प्लॉयर एप्लीकेबल हो गए? सर पहला एवरी फैक्ट्री, दूसरा any establishment other than factory having an worker having an employee more than or equal to 20 on any day during the accounting year. तीसरा any other establishment where number of employee might be less than 20 but it has been notified by government and having an employee at least 10 or more, then these 3 establishments shall be liable to pay bonus. However, जहां पे हम एम्प्लॉयर की एलिजिबिलिटी देख रहे थे वहां पे 20 या 10 एम्प्लॉय गिनते वक्त हमें वो सारे एम्प्लॉयज लेने हैं जो एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किए हैं, फिर भले ही उनकी सैलरी 21,000 से ज्यादा ही क्यों ना हो। However, अब हम सेकेंड एलिमेंट देखने जा रहे हैं कि ये एम्प्लॉयर जो एप्लीकेबल हैं 3, ये तीनों के तीनों एम्प्लॉयर
कौन कौन से एम्प्लॉय को बोनस बांटेंगे, ये तीनों के तीनों एम्प्लॉयर कौन कौन से एम्प्लॉय को बोनस बांटेंगे। तो कौन कौन से एम्प्लॉयज को बोनस बांटा जाएगा, उस पे फर्दर कंडीशंस डाली गई बोनस एक्ट के अंदर, जिनको अब हम कंबाइन कर रहे हैं अंडर अ फ्लो चार्ट और एक फॉर्मूला क्रिएट करने जा रहे हैं एम्प्लॉयज की बोनस की पेमेंट रिसिप्ट का। यानी ये वो एम्प्लॉयज होंगे हु शैल बी एलिजिबल टू रिसीव बोनस फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। अब कौन कौन से एम्प्लॉयज को बोनस मिलेगा, उन्होंने कहा सर एवरी एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय को मिलेगा, हर एम्प्लॉय को मिलेगा जिसकी सैलरी कितनी है 21,000 रुपए या उससे कम की है। ये दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए और साथ साथ एक तीसरी कंडीशन उन्होंने और दे दी, दैट ही और शी मस्ट हैव वर्कड अंडर सेक्शन 8 in that accounting year for at least 30 days or more, where 30 days must be the working days। क्या बोलना चाह रहा है जरा समझिए, तीन कंडीशंस बन गई। हर एम्प्लॉय को जिसकी सैलरी 21,000 रुपए या उससे कम की है, जो कम से कम साल में 30 दिन या उससे ज्यादा काम कर रहा है, हर उस एम्प्लॉय को बोनस के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा। भाई अब सिंपल सी लॉजिकल सी सोचने वाली बात है, पहले तो एम्प्लॉय है, पूरा का पूरा एम्प्लॉयर के कंट्रोल के अंदर है। दूसरा, भाई बोनस तभी मिलेगा जब प्रॉफिट में हिस्सेदारी है, प्रॉफिट कमाने के लिए उसने मेहनत की है। तो भाई कोई भी एम्प्लॉय हम मानते हैं कि उसने कंपनी को, उसने बिजनेस को प्रॉफिट कमाने में कंट्रीब्यूट किया है अगर उसने किसी भी साल कम से कम 30 दिन या उससे ज्यादा काम किया है। मैम खाली लास्ट में आया, मान लीजिए एम्प्लॉयर का अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च और एक एम्प्लॉय को मार्च में हायर किया, 1 मार्च को हायर किया और 31 मार्च अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होते वक्त उसे 30 दिन हो गए, तो क्या उसको भी बोनस मिलेगा? यस बेटा, उसको भी बोनस मिलेगा। हाँ, वो बात अलग है कि उसका बोनस प्रोपोर्शनेटली 1 महीने के लिए निकाला जाएगा। हावेवर बाकी सारे एम्प्लॉयज का जिन्होंने 12 महीने काम किया था, उन सबको बोनस प्रोपोर्शनेटली 12 महीनों के हिसाब से दिया जाएगा। यानी अगर कोई एम्प्लॉय साल के एंड में भी आ रहा है और साल में कम से कम 30 वर्किंग डे काम कर देता है, तो उसको प्रोपोर्शनेटली उतने पीरियड के लिए बोनस देने के लिए एलिजिबिलिटी अराइज हो जाएगी एम्प्लॉयर की। ठीक है, अब समझिए इन्हीं पॉइंट्स को हम जरा डिटेल में देखते हैं। पहली क्या 3 कंडीशन हो गई एम्प्लॉय की कि सर सबसे पहले हर एम्प्लॉय को मिलेगा जिसकी सैलरी 21,000 रुपए या उससे कम की है और उसने साल भर में कम से कम 30 दिन या उससे ज्यादा काम किया है, तो उसने कंट्रीब्यूट किया है प्रॉफिट मेकिंग के अंदर और वो थोड़ा सा अंडर प्रिविलेज है, उसकी सैलरी 21 से नीचे है, 21,000 से नीचे है, सो दैट एम्प्लॉयर उसको मैनिपुलेट ना करे, मिसयूज ना करे। देयरफॉर ये एक्ट आया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। हमने कहा सर ऐसे केस में इस एम्प्लॉय को बोनस देना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे एवरी एम्प्लॉय का मतलब क्या होगा, उसके लिए डेफिनेशन आई। उन्होंने क्या बोला जरा समझिएगा। उन्होंने कहा एवरी एम्प्लॉय मीन्स एवरी, चाहे वो परमानेंट हो। परमानेंट का मतलब क्या होता है, जो फिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन पे, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑलरेडी 10 सालों से एक एम्प्लॉय काम कर रहा है और अभी भी चले जा रहा है, उसने कोई गलती नहीं की, हमारा मानना है कि वो भैया परमानेंट है, वो कभी छोड़ के नहीं जाने वाला, अनलेस अदरवाइज वो रिटायर हो, रिटायरमेंट के बाद ही छोड़ के जाएगा, तब तक तो वो परमानेंटली काम करेगा ही करेगा। हावेवर टेम्पररी का मतलब क्या है, टेम्पररी का मतलब सर इसे हमने 2 महीने 4 महीने के लिए रखा है, या जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल में बोला था पीएससी के अंदर, सर हमने इसे सिर्फ एग्जामिनेशन डेज के दौरान हमने कुछ पीएन बॉय रखे जिनका काम होगा एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके पैम्फलेट को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो सर ये टेम्पररी है, ये काम के लिए आएंगे, अपना काम करके चले जाएंगे। देन तीसरा होता है प्रोबेशन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेशन? अब बेसिकली प्रोबेशन का मतलब क्या होता है, एक बार रफ आइडिया ले लीजिएगा। प्रोबेशन मीन्स, भाई सिंपल सी बात है, एक कंपनी है, कंपनी एक एम्प्लॉय को उसका सीवी देख के अपॉइंट कर रही है। एम्प्लॉय अपना सीवी लेके आया, अपना बायोडेटा लेके आया, बायोडेटा में उसने बड़ा चढ़ा के लिखा था आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। उसका सीवी देख के कंपनी बहुत इंप्रेस हुई और उसे हायर कर लिया, कंपनी ने इसे हायर कर लिया। लेकिन अब कंपनी को ये खतरा है
कि भाई पता नहीं ये एम्प्लॉय जो कागजों में लिख के दे रहा है अपनी क्वालिफिकेशन, अपना एक्सपीरियंस, वाकई उसके पास इतना एक्सपीरियंस है या नहीं। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी ये जानती है कि लेबर लॉ कहता है कि आप कभी भी किसी एम्प्लॉय को हायर करोगे तो उसे हटाने से पहले बिफोर रिमूवल आपको उसे नोटिस देना पड़ेगा, जो जनरली 1 महीने का होता है। आपको नोटिस पीरियड देना पड़ेगा ऑफ जनरली 1 मंथ। यानी अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं कर रहा तो मैं उसे 1 महीने पहले बता दूंगी कि भैया अब अगले महीने अपना जुगाड़ कर लो, ये आपका आखिरी महीना है, इस महीने और आपसे काम करवा के मैं अगले महीने आपको पेमेंट कर दूंगी आपकी सैलरी की, लेकिन मैं आपको 1 महीने पहले एडवांस में बता रही हूँ। अब इस 1 महीने के दौरान आप अपना दूसरा कहीं जगह जुगाड़ करो, दूसरी जगह जॉब ढूंढो, हम अब आपसे काम कराना नहीं चाहते, और साथ साथ आपने जो जो काम किया है अपने जूनियर को ट्रांसफर करो सो दैट आपकी एब्सेंस में ये काम कंटिन्यू हो सके। तो जनरली लॉ मेकर कहता है कि किसी भी एम्प्लॉय को हटाने से पहले आपको 1 महीने का नोटिस पीरियड देना होगा। लेकिन कंपनी इनिशियल स्टेजेस पे जब किसी एम्प्लॉय को हायर करती है तो उसे डर लगता है कि भैया ऐसा ना हो कि ये एम्प्लॉय हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाए, आए हम 1 महीने काम सिखाएं, 2 महीने सिखाएं, फिर भी कुछ नहीं सीख रहा, और फिर हम इसको नोटिस पीरियड और 1 महीने बैठा के खिलाए, नोटिस पीरियड दें कि भैया अगले महीने से कहीं आप इंतजाम कर लो, और उस 1 महीने की सैलरी और दें, वो भी तब जब हम जानते हैं कि इसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, ये कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं कर रहा, हमारी प्रोडक्शन में, हमारी प्रॉफिट मेकिंग के अंदर कोई कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो ऐसे में इन कंपनीज को, इन एम्प्लॉयर्स को छूट मिली है कि जब भी आप किसी नए एम्प्लॉयज को, न्यू एम्प्लॉय को हायर करो तो आप उसे प्रोबेशन में रख सकते हो। प्रोबेशन का मतलब ऐसे पीरियड में रख सकते हो जहां पे आप उन्हें हटा सको, रिमूवल कर सको विदाउट एनी नोटिस, बिना नोटिस दिए, बिना नोटिस पीरियड सर्व किए उसको आप कभी भी हटा सकते हो। और ये प्रोबेशन पीरियड कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, जनरली ये 6 महीने या साल भर का होता है। तो भाई इनिशियल स्टेज में एक कंपनी ने 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड रखा, उस प्रोबेशन के दौरान एम्प्लॉय को हम प्रोबेशनर कहते हैं, जो एम्प्लॉय हायर हुआ है उसको हम प्रोबेशनर कहते हैं, और हम कहते हैं कि भैया आपने अभी अपने एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा बताया है, लेकिन अब हम अगले 2-3 महीने तक आपको अपनी कंपनी का काम सिखाएंगे, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि उसके बाद अगले 3 महीनों में आप परफॉर्मेंस निकाल के दोगे। हम आपको मैक्सिमम 6 महीने देंगे अपने आप को परफॉर्मिंग स्टेटस में लाने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। अगर 6 महीने में आपने अपनी परफॉर्मेंस दिखा दी तो 7वें महीने से अब आपको परमानेंट कर देंगे, और अगर आपने 6 महीने में परफॉर्मेंस नहीं दिखाई तो बिना नोटिस दिए, बिना नोटिस पीरियड सर्व किए आपको कंपनी से हटा दिया जाएगा। तो ऐसे बंदे को प्रोबेशन कहा जाता है, प्रोबेशनर कहा जाता है, और इस पीरियड को प्रोबेशन पीरियड कहा जाता है। अब यहाँ पे बोनस एक्ट के अंदर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कोई प्रोबेशनर है जिसको हटाया नहीं है, तो ऐसे बंदे को भी बोनस के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा, बशर्ते उसकी सैलरी 21,000 रुपए या उससे कम और उसने 30 वर्किंग डे या उससे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो। क्लियर है? नेक्स्टली वो बात करता है रिटायर्ड एम्प्लॉइज की। रिटायर्ड आप लोग जानते हैं, एक पर्टिकुलर एज होती है, मान लीजिए 60 इयर्स, या जिसको हम एक्स ग्रेशिया पेमेंट भी कहते हैं। तो एक पर्टिकुलर एज के बाद जब एम्प्लॉय छोड़ के जाता है ऑर्गेनाइजेशन को ड्यू टू हिज एज फैक्टर, तो उसको हम कहते हैं रिटायरमेंट। तो अगर किसी एम्प्लॉय ने किसी अकाउंटिंग ईयर के दौरान रिटायरमेंट ली है, मान लीजिए उन्होंने पूरे साल में से 8 महीने काम करने के बाद जब उनकी एज 60 इयर्स क्रॉस हो गई, तब उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ली है, तो उस दौरान उन 8 महीनों का प्रोराटा बेसिस पे, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जितना भी बोनस मिलता है वो उन्हें ऑर्गेनाइजेशन पे करेगी। ठीक है भाई, रिटायर्ड भी हो गए तो भी आपको प्रोराटा बेसिस पे, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपका अधिकार दिया जाएगा, क्योंकि आपने साल भर में 8 महीने काम करके कंपनी को प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। हाँ, उसके बाद जब आप रिटायर हो गए और ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी और अगले साल से आप कंपनी में काम ही नहीं कर रहे, यानी 30 वर्किंग डेज का क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं हुआ, तो ऐसे केस में आगे आने वाले सालों में आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा। फर्दर नेक्स्ट उन्होंने कहा फुल टाइम, जो पूरे दिन काम कर रहे हो, या पार्ट टाइम,
हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते में 4 दिन, महीने में 2 दिन, इस तरह से कोई एम्प्लॉय आ रहा हो वो भी यहाँ पे आ जाएगा, वो बात अलग है। पार्ट टाइम है, कुछ टाइम के लिए ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, तो जितने टाइम के लिए आ रहा है उतने टाइम के लिए प्रोराटा बेसिस पे उन्हें बोनस दिया जाएगा। यानी जितना ज्यादा एफर्ट्स मारोगे उतना कंट्रीब्यूशन बोनस के अंदर मिलेगा, जितने एफर्ट्स आपके कम होंगे उतना कंट्रीब्यूशन आपका कम हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्टली वो बात करता है लेड ऑफ एम्प्लॉइज की। लेड ऑफ मतलब क्या होता है, तो ये भी एक छोटा सा कंसेप्ट है। होता क्या है बेसिकली, कई बार एम्प्लॉयर्स के पास बहुत वैल्यूएबल एम्प्लॉइज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक डायमंड मर्चेंट है और इन डायमंड मर्चेंट के पास 20 ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनको डायमंड कटिंग आती है। ये एक्सपर्ट है, कई सालों से बहुत स्मूथली डायमंड कटिंग कर रहे हैं। डायमंड कटिंग बेसिकली क्या होता है, डायमंड जब रॉ फॉर्म में आता है तो उनके क्रिस्टल्स पे कुछ कटिंग, कुछ शार्पनिंग, कुछ क्लीनिंग, रिफाइनिंग की जाती है, जिससे उसके अंदर उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। जितने ज्यादा कट्स होते हैं नॉर्मली कहते हैं उतनी वैल्यू होती है। तो ये कट्स बहुत एक्सपर्ट्स के द्वारा करवाए जाते हैं, क्योंकि अगर कोई नॉन एक्सपर्ट उस पर कट करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है वो पीस ही खराब हो जाए, स्पॉइल हो जाए। तो ऐसे में ये कटिंग एक्सपर्ट्स द्वारा होती है। और डायमंड मर्चेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं ये बहुत लॉयल है, कई सालों से ये इन एम्प्लॉयर के साथ है और बहुत ईमानदारी से, बहुत बेहतरीन तरीके से ये अपना काम कर रहे हैं। अब ऐसे में मान लेते हैं इंडस्ट्री में कुछ रिसेशन आ गया और डायमंड मर्चेंट की जो डिमांड थी वो कम हो गई, इनकी डिमांड प्रोडक्ट की कम हो गई मार्केट में, और सप्लाई बहुत ज्यादा थी। इनके पास अभी प्रोडक्ट, रेडीमेड प्रोडक्ट स्टॉक में थे, यानी ओवर स्टॉकिंग हो रखी थी। अब इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को कहा, इन एम्प्लॉइज को, इन बेशकीमती एम्प्लॉइज को कहा कि फिलहाल आप ऑफिस में मत आइए, नॉट टू कम टू ऑफिस, आप ऑफिस में मत आइए, लेकिन आप ऑफिस में नहीं भी आएंगे तब भी हम आपको आपकी सैलरी ड्यू डेट पे देते रहेंगे। भाई सैलरी इसलिए दे रहे हैं कि कल को अगर आपने इन्हें सैलरी नहीं दी तो इन्हें तो अपना घर चलाना है, तो ये आपका काम छोड़ के किसी और के पास जाएंगे, और आप इन्हें खोना नहीं चाहते क्योंकि ये मोस्ट लॉयल एम्प्लॉइज हैं, आपका पूरा बिजनेस इनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप इन एम्प्लॉइज को कहते हैं कि हम आपको सैलरी देते रहेंगे बट आपको ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ वर्क। अभी फैक्ट्री में काम ही नहीं है, काम नहीं है तो आप ऑफिस में मत आओ, क्योंकि आप ऑफिस में नहीं आओगे तो एटलीस्ट ऑफिस का, फैक्ट्री के जो वेरिएबल खर्चे हैं वो खर्चे रिड्यूस हो जाएंगे। भाई आपकी सैलरी तो देनी पड़ेगी, ये तो फिक्स्ड है, ये तो हमें खर्च करनी पड़ेगी क्योंकि हम आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन हम और खर्चे, जो भी बिजली का, पानी का, जो भी खर्चा ऑफिस में आपके आने के बाद होता, हम उस खर्चे को अभी सेव करना चाह रहे हैं। हम नहीं चाह रहे कि वो खर्चा हो, क्योंकि इन एनीवेज अभी काम तो है ही नहीं, तो काम है नहीं तो इनको हम बोलते हैं कि आप घर पे ही रहिए, ऑफिस में मत आइए, आपकी सैलरी आपको ड्यू डेट पे मिलती रहेगी, और जब ऑफिस में काम आ जाएगा, फैक्ट्री में नया काम आएगा, डिमांड बढ़ेगी तो हम आपको ऑन डिमांड बुला लेंगे। तो ऐसे एम्प्लॉइज हु आर केप्ट एट होम, जिनको घर पे ही रोका जाता है ड्यू टू लैक ऑफ वर्क इन फैक्ट्री, बट टू हुम सैलरी इज पेबल, दे शैल बी ट्रीटेड एज लेड ऑफ वर्कर्स या लेड ऑफ एम्प्लॉइज। तो लॉ मेकर कह रहा है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर पे बिठाया है ड्यू टू लेड ऑफ, ड्यू टू लैक ऑफ वर्क, तो ऐसे केस में इनकी इनएलिजिबिलिटी नहीं आएगी, यानी ये अभी भी एलिजिबल रहेंगे टू रिसीव बोनस, फिर भले ही ये ऑफिस में आए हो या ना आए हो, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि इनकी जो सैलरी है वो 21,000 रुपए या उससे कम की होनी चाहिए, और इन्होंने पूरे साल में, अकाउंटिंग ईयर में 30 या उससे ज्यादा डेज वर्किंग में रहे हों, दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो भले ही आज ये पूरे अपने घर पे बैठे हुए हैं क्योंकि एम्प्लॉयर ने इन्हें कहा है, तब भी इनको बोनस देने से कोई भी रोक नहीं सकता। दे आर एलिजिबल फॉर बोनस। क्लियर है। देन नेक्स्टली वो कहता है रिट्रेंच्ड एम्प्लॉइज। रिट्रेंच मतलब क्या होता है सर? रिट्रेंच का मतलब होता है कंपनी ने काम से ही निकाल दिया एम्प्लॉइज को ड्यू टू लैक ऑफ वर्क। जैसे आपने इकोनॉमी में सुना होगा, लाइक रिसेंटली कुछ टाइम पहले जेट एयरवेज ने किया,
जेट एयरवेज बहुत हैवी लॉसेस में जा रही थी, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को रिट्रेंच कर दिया, काम से हटा दिया। उन्होंने कहा हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकल के आ रही, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हम इतने सारे लोगों की तनख्वाह नहीं दे सकते। तो कंपनी ने कुछ शॉर्टलिस्ट कर दिए लोग, और जो सरप्लस में उन्हें स्टाफ दिख रहे थे उन्हें कंपनी से हटा दिया गया कुछ लमसम अमाउंट पे करके। लमसम अमाउंट इन लोगों को इसलिए दिया जाता है सो दैट अभी इन्हें निकाला है और ये आगे चल के दूसरी जगह काम ढूंढेंगे, तो जब तक काम इन्हें नहीं मिल रहा दूसरी जगह तब तक इस लमसम अमाउंट से अपना ये गुजारा कर सके। तो ऐसे लमसम अमाउंट को, जो लमसम मतलब जो इकट्ठा पैसा उन्हें हटाते वक्त दिया जा रहा है, उसे हम रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का नाम देते हैं। और ऐसे एम्प्लॉय को जिसको हटा दिया जाता है कंपनी से ड्यू टू लैक ऑफ वर्क इन ऑफिस, ऐसे एम्प्लॉय को हम नाम देते हैं रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय। और ये रिट्रेंच एम्प्लॉय जिसको किसी भी अकाउंटिंग ईयर में हटाया गया है, अगर उस साल में उन्होंने 30 से ज्यादा वर्किंग डेज काम किए हैं, 30 या 30 से ज्यादा वर्किंग डेज काम किए हैं और उनकी सैलरी 21,000 रुपए या उससे कम की है, तो उन्हें भी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अपने पीरियड के लिए बोनस मिलेगा। तो मैम रिट्रेंचमेंट और लेड ऑफ में क्या फर्क है? लेड ऑफ में हम सैलरी दे रहे हैं घर पे बिठा के, हटाया नहीं है उन्हें। हावेवर रिट्रेंचमेंट में हम उन्हें कंपनसेशन दे रहे हैं और परमानेंटली हटा दे रहे हैं कि अब भाई यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। हावेवर लेड ऑफ में उन्हें बोला है एम्प्लॉइज को कि जब काम आएगा तो हम आपको वापस ऑफिस में बुलाएंगे, आपको आके ऑफिस ज्वाइन करना होगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम घर बैठे आपको तनख्वाह भेजते रहेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्टली उन्होंने कहा डिसमिस्ड एम्प्लॉय। डिसमिस्ड मतलब क्या होता है सर? डिसमिस का मतलब होता है किसी भी एम्प्लॉय को अगर एम्प्लॉयर ने हटाया है उसके गलत बिहेवियर के चलते, तो ऐसे एम्प्लॉय को डिसमिस्ड एम्प्लॉय बोला जाता है। यानी रिट्रेंचमेंट और डिसमिस में क्या फर्क है? यहाँ पे रिट्रेंचमेंट में उन्हें हटाया गया है, एम्प्लॉयर रिमूव्स हिम, रिमूव्स एम्प्लॉय, और डिसमिसल में भी हटाया गया है, एम्प्लॉयर रिमूव्स हिम। बट रिट्रेंचमेंट में क्यों हटाया? ड्यू टू लैक ऑफ वर्क, कंपनी में काम ही नहीं था। ड्यू टू लैक ऑफ वर्क, कंपनी में काम ही नहीं था, कंपनी नुकसान में जा रही थी, इसलिए हटा दिया। हावेवर डिसमिसल में क्यों हटाया? ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट एक्शन ऑफ एम्प्लॉय, ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट एक्शन ऑफ एम्प्लॉय। सर एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं कर रहा था, ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट एक्शन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं कर रहा था इसीलिए हटाया, वो बन गया डिसमिसल। और एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं कर रहा था इसलिए हटाया, वो बना डिसमिसल। और काम नहीं था इसलिए हटाया गया, वो बन गया रिट्रेंचमेंट। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है, अब उन्होंने कहा सर किसी भी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से हटाया, एक एम्प्लॉय 3 साल से काम कर रहा था, फाइनली चौथे साल में आके एम्प्लॉयर ने सर पकड़ लिया, एम्प्लॉयर ने कहा भैया ये कुछ काम करता ही नहीं है, इसको कितना भी समझा लो सीखता ही नहीं है, अब मुझे मजबूरन इसे हटाना पड़ेगा क्योंकि ये कंपनी में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा। तो अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को साल के 4 महीने बीत जाने के बाद, अकाउंटिंग ईयर में 4 महीने बीत जाने के बाद हटाया। तो सरकार कह रही है जो 4 महीने बीत जाने के बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को डिसमिस कर रहा है, ऐसे डिसमिस्ड एम्प्लॉय को भी एम्प्लॉयर को 4 महीने का बोनस देना पड़ेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे चाहे डिसमिस्ड एम्प्लॉय हो, चाहे रिट्रेंच्ड हो, चाहे लेड ऑफ हो, चाहे पार्ट टाइम फुल टाइम हो, चाहे वो यहाँ पे परमानेंट टेम्पररी हो या वो आपके प्रोबेशन पीरियड के अंदर सर्व कर रहे हो, सबको बोनस मिलेगा एक्सेप्ट 2। बोनस एक्ट कहता है 2 एम्प्लॉइज को हम यहाँ बोनस में कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो 2 एम्प्लॉइज हमारे प्रॉफिट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे। वो कौन से 2 एम्प्लॉइज हैं समझिएगा। पहले उन्होंने कहा एवरी एम्प्लॉय शैल बी एलिजिबल टू बोनस एक्सेप्ट, एक्सेप्शन का मतलब है अब हम कुछ ऐसे एम्प्लॉइज देखने जा रहे हैं जिनको बोनस नहीं मिलेगा। उसमें से पहला एम्प्लॉय है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है? अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनी। आर्टिकल, सर एक स्टूडेंट है जो ट्रेनिंग के दौरान एम्प्लॉयर को ज्वाइन कर रहा है और उनके प्रोफाइल में ही लिखा है ट्रेनी है, यानी एम्प्लॉयर को उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी।
मान लीजिए मैं एज अ प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरे पास एक स्टूडेंट आते हैं, एज अ ट्रेनी मुझसे जुड़ते हैं। अब मुझे पता है उन स्टूडेंट को कुछ नहीं आता, तो पहले 6 महीने तो मुझे उनके साथ लग के उनको सिखाना पड़ेगा, और जब तक मैं उनको सिखाऊंगी तब तक वो एज अ ट्रेनी स्टेटस पे काम करेंगे, एज एन अप्रेंटिस स्टेटस पे काम करेंगे। और जब तक वो एज अ ट्रेनी काम कर रहे हैं, जिनको मैं काम सिखा रही हूं, तो वो तो सीख ही रहे हैं ना, अभी तक हमारे बिजनेस के प्रॉफिट में तो कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहे। तो सर लॉ मेकर कहता है ये जो ट्रेनी है सिर्फ काम सीखने आया है, ये कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करता ही नहीं, ये प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करता ही नहीं, तो फिर प्रॉफिट का हिस्सा इनको देने की जरूरत नहीं है। यानी मैं लॉजिक यहां पे कह सकती हूं, सिंस दे डज नॉट कंट्रीब्यूट टू प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी के प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे, सिंस ही इज जस्ट अ ट्रेनी, ये अभी काम सिर्फ सीख ही रहे हैं, ही इज जस्ट अ लर्नर, ये लर्नर हैं, ही इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू प्रॉफिट और टू प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये तो बैठ के खाली काम ही सीखते रहते हैं। देयरफॉर इनको इस कंपनी के प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, इनको कोई बोनस का हिस्सा नहीं दिया जाएगा। तो पहले कौन हो गए एम्प्लॉय जिनको बोनस नहीं मिलेगा? अप्रेंटिस। दूसरा उन्होंने कहा कि कोई भी एम्प्लॉय अगर डिसमिस हुआ है अंडर सेक्शन 9, सेक्शन 9 आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। उन्होंने कहा सेक्शन 9 के रीजन के चलते एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को डिसमिस किया, तो भी उस एम्प्लॉय को बोनस के लिए एलिजिबिलिटी नहीं दी जाएगी। अब सेक्शन 9 ने 3 रीजन बताए जिसके चलते यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को डिसमिस कर सकता है, और वो 3 रीजन क्या क्या हो गए। सबसे पहले उन्होंने कहा थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा? चोरी। सिंपली कोई चोरी करते ऑफिस में पाया जाए, या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब गलत तरह से इस्तेमाल। कोई कंपनी के एसेट्स हैं सच एज कैश, अब कैश एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया कि जाके बैंक में जमा करा दो, और एम्प्लॉय ने वो पैसे में से आधे पैसे निकाल के अपने घर खर्चे के लिए निकाल दिए, तो सर ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स है। फिर ऐसे में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को डिसमिस करने का पूरा अधिकार रखता है। ठीक है। देन सेकेंडली वो बात करता है फ्रॉड की। फ्रॉड का मतलब होता है इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन। एम्प्लॉय ने जानबूझ के कोई धोखा दिया, कोई डिसीवमेंट की, धोखा दिया। डिसीव मतलब धोखा करना, धोखा दिया एम्प्लॉयर को सो दैट अपना पर्सनल फायदा बना सके, और एम्प्लॉयर को इस धोखे के बारे में पता लगा तो एम्प्लॉयर ने उसे निकाल दिया। तो ऐसे डिसमिसल के केस में भी उस एम्प्लॉय को कोई बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाया है। या तो उसने चोरी करके हमें नुकसान पहुंचाया है, या उसने धोखा देके हमें नुकसान पहुंचाया है। अब ऐसे में हम उसे प्रॉफिट के अंदर कोई बोनस का बेनिफिट नहीं देने वाले। ठीक है। देन तीसरा वो कहता है राइटस और वायलेंट बिहेवियर वाइल इन द प्रेमाइसेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। एम्प्लॉय जॉब कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट के दौरान अपने एम्प्लॉयर के ऑफिस के अंदर दंगा फसाद करता है, राइटियस बिहेवियर करता है, झगड़े करता है, तोड़ा फोड़ी करता है, लोगों के साथ झगड़ता है, कुछ भी इस तरह से वायलेंट बिहेवियर करता है जिससे एम्प्लॉयर का नुकसान होता है, तो ऐसे केस में भी एम्प्लॉयर उसे हटा सकता है। और अगर उसे इस कारण से हटाया गया है तो उसे भी बोनस के लिए एलिजिबल नहीं किया जाएगा। यानी यहाँ पे 3 कारणों से हुए डिसमिसल के चलते आपको बोनस नहीं मिलेगा। इसका हम कोड बना लेते हैं, रिफ्ट। रिफ्ट का मतलब होता है डिस्प्यूट होना। ये हमने कोड बनाया है, सिर्फ याद करने के लिए ध्यान रखेंगे। रिफ्ट में RI का मतलब हो गया राइटियस बिहेवियर, दंगा फसाद करना, F से हो गया फ्रॉड, एंड T से हो गया थेफ्ट। इन तीनों में से किसी भी कारण के चलते अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को डिसमिस किया है तो अंडर सेक्शन 9 उस डिसमिस हुए एम्प्लॉय को बोनस की एलिजिबिलिटी से बाहर निकाल दिया जाएगा, उस डिसमिस्ड एम्प्लॉय को बोनस नहीं मिलेगा। तो मैम आपने कहा सेक्शन 9 के अंदर जो डिसमिस हुए हैं उन्हें बोनस नहीं मिलेगा, एक्सेप्शन का मतलब इन लोगों को बोनस नहीं मिलेगा। और ऊपर आप कह रही हो कि डिसमिस हुआ है तो हर वो एम्प्लॉय जो डिसमिस हुआ है वो भी एलिजिबल हो जाएगा। तो इस डिसमिस में और इस डिसमिस में डिफरेंस क्या है? तो बेटा बात को समझिएगा, वो क्या कहना चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को डिसमिस किया है
एम्प्लॉय का डिसमिसल हुआ है ड्यू टू अगर किसी भी 3 रीजन के चलते जो सेक्शन 9 ने बताए हैं, सेक्शन 9 ने 3 रीजंस बताए हैं, हमने कोडिंग क्या बनाई थी, रिफ्ट, आर से राइटियस बिहेवियर, एफ से फ्रॉड एंड टी से थेफ्ट। अगर इन 3 में से किसी एक कारण के चलते उसका डिसमिसल हुआ तो वो बोनस के लिए एलिजिबल नहीं है, उसे बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि उसने ऑलरेडी एम्प्लॉय को बहुत नुकसान पहुंचाया है। सिंस एम्प्लॉय हैज ऑलरेडी इनकर्ड लॉसेस, उसने ऑलरेडी नुकसान पहुंचा दिया है, इनकर्ड लॉसेस टू हिज एम्प्लॉयर, उसने ऑलरेडी एम्प्लॉयर को नुकसान पहुंचाया है, तो अब बोनस का उसे कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर डिसमिसल हुआ है ड्यू टू एनी अदर रीजन, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को निकाला किसी और रीजन के चलते अदर देन सेक्शन 9, सेक्शन 9 के अलावा किसी और रीजन के चलते उसे हटाया गया है, और क्या रीजन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल नॉन परफॉर्मेंस, भाई वो काम अच्छे से नहीं कर रहा था, नॉन परफॉर्मेंस, वो काम अच्छे से नहीं कर रहा था, या लैक ऑफ नॉलेज, उसे काम आता ही नहीं था, उसने झूठा सीवी दिखा के जॉब तो ले लिया, सीवी में झूठा एक्सपीरियंस दिखा के जॉब पे तो लग गया, लेकिन जब जॉब में काम करने की बारी आई तो उससे नॉलेज ही नहीं है कि काम कैसे किया जाए। उसने टैली पे एज एन अकाउंटेंट आके जॉब को संभाला था, बट टैली उसे करना ही नहीं आता, और उसे हम पिछले 6 महीनों से सिखा रहे हैं, वो अभी भी सीखना नहीं चाह रहा। तो ऐसे में सर वो नॉन प्रोडक्टिव हैं, देयरफॉर हम उन्हें जॉब से निकाल रहे हैं, हम उन्हें यहां से डिसमिस कर रहे हैं। लेकिन लॉ मेकर ने बोला कि अब डिसमिसल सेक्शन 9 के चलते नहीं हो रहा है, देयरफॉर भले ही आपकी प्रोडक्टिविटी में इन्होंने कंट्रीब्यूट ना किया हो, आप इन्हें निकाल रहे हैं, लेकिन इनको बोनस तो आपको देना ही होगा, क्योंकि यू नेवर नो, जब तक ये कंपनी में थे इन्होंने पता नहीं आपके प्रॉफिट में कितना कंट्रीब्यूट किया हो, तो आपको इनको बोनस देना पड़ेगा प्रोपोर्शनेटली उतने पीरियड के लिए जितने पीरियड के लिए इन्होंने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। यानी इन्होंने 3 महीने काम किया एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान और चौथे महीने में आपने इन्हें हटा दिया, तो उन 3 महीनों के लिए प्रोपोर्शनेटली आपको बोनस देना पड़ेगा। तो कंक्लूजन क्या निकली, अगर डिसमिसल हुआ है, अगर डिसमिसल हुआ है अदर देन सेक्शन 9 तो बोनस मिलेगा, और अगर डिसमिसल हुआ है सेक्शन 9 के चलते RIFT रिफ्ट, RI से राइटियस, F से फ्रॉड, T से थेफ्ट, तो ऐसे में हम उनको बोनस नहीं देंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्टली उन्होंने कहा, सर फिर से एक बार यहां तक की बात को कंक्लूड कराइए। उन्होंने कहा सर कौन से एम्प्लॉय को बोनस मिलेगा, एवरी एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय को बोनस मिलेगा एक्सेप्ट 2 एम्प्लॉयज यहां से हटा दिए। 2 एम्प्लॉयज को बोनस नहीं मिलेगा, पहला अप्रेंटिस आर्टिकल ट्रेनी जिसने कोई भी प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट नहीं किया, और दूसरा जिसे एम्प्लॉयर ने डिसमिस किया अंडर सेक्शन 9, जिसके चलते एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को नुकसान पहुंचाया। यानी वहां पे 3 कारण बन गए थे, रिफ्ट, R से राइटियस बिहेवियर, F से फ्रॉड, T से थेफ्ट, उन 3 कारणों के चलते निकाला गया, तो उसको भी बोनस नहीं मिलेगा। इन दोनों को छोड़ के, किस किस को, अप्रेंटिस और डिसमिस्ड अंडर सेक्शन 9 को छोड़ के बाकी जितने भी एम्प्लॉइज है, चाहे वो परमानेंट है, टेम्पररी है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, लेड ऑफ किए गए वापस उन्हें रखेंगे, या रिट्रेंच कर दिए गए, परमानेंटली हटा दिए गए, या रिटायर हुए हैं या डिसमिस हुए हैं अदर देन सेक्शन 9, तो उन सबको बोनस मिल जाएगा। डिसमिसल यहाँ पे कौन से हुए हैं, अदर देन सेक्शन 9, तो उन सबको बोनस मिल जाएगा, बशर्ते उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, 21,000 और लेस पर मंथ, और उन्होंने कम से कम एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर 30 दिन या उससे ज्यादा काम किया हो। अगर ये तीनों की तीनों कंडीशंस मीट हो गई तो ऐसे एम्प्लॉय को बोनस देना ही होगा, उस एम्प्लॉयर को जो या तो फैक्ट्री है या उसकी एस्टैब्लिशमेंट में 20 से ज्यादा वर्कर हैं, या वो कोई नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट द्वारा एस्टैब्लिशमेंट है जिसमें 10 से ज्यादा वर्कर हैं। तो ये तीनों एम्प्लॉयर अपने हर उस एम्प्लॉय को बोनस देंगे जो 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, अदर देन डिसमिस्ड अंडर सेक्शन 9 एंड अप्रेंटिस हैविंग सैलरी ऑफ 21,000 और लेस एंड वर्क फॉर एटलीस्ट 30 वर्किंग डेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर यहाँ पे सैलरी जो 21,000 की बोली, वो सैलरी का मतलब क्या है?
तो सैलरी का मीनिंग सेक्शन 2 में दिया। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी एक्ट में कोई डेफिनेशन होती है तो वो डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर दी जाती है, और सेक्शन 2 ऑफ बोनस एक्ट के अंदर सब सेक्शन 21 है जिन्होंने सैलरी का मीनिंग बताया। उन्होंने कहा जब बोनस के लिए सैलरी देखो 21,000 रुपए की, तो बोनस की सैलरी देखते वक्त वो सारी पेमेंट ले लेना। इट इंक्लूड्स ऑल रेम्यूनरेशन, जो भी पेमेंट एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिल रही है वो सब सैलरी में आ जाएगी, इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस एज वेल एज फ्री फूड। फ्री फूड खाना पीना मिल रहा है उन्हें, या फ्री फूड अलाउंस मिल रहा है गिवन इन ल्यू ऑफ सैलरी। सैलरी के बदले एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खाना मिल रहा है या खाने का अलाउंस मिल रहा है, उनको पैसे मिलते हैं कि बाहर जाके खाना खा लो, तो वो भी 21,000 रुपए गिनते वक्त सैलरी के अंदर इंक्लूड होगा। इन 3 के अलावा बाकी सब एक्सक्लूजन में चली जाएंगे। एक्सक्लूजन में क्या क्या जाएंगी? सर अगर कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम अलाउंस ले रहा है उसको मत गिनना, क्योंकि सर ओवर टाइम है मतलब वो मेहनत ज्यादा कर रहा है, तो मेहनत ज्यादा कर रहा है इसके चलते उसकी सैलरी बढ़ी, लेकिन है तो उसकी फिक्स सैलरी 21,000 से कम। सर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 18,000 है, उसने पूरे महीने ओवर टाइम किया जिसके चलते उसकी सैलरी 18 की जगह 25,000 हो गई, तो भाई 25,000 उसने जो 18 के ऊपर 7,000 कमाए वो तो एक्स्ट्रा मेहनत के चलते कमाए, उसकी कोई परचेजिंग कैपेसिटी थोड़ी ना बढ़ी, उसके मेहनताने का उसे मिला, तो उस ओवर टाइम को 21,000 गिनते वक्त काउंट आप नहीं करेंगे। ठीक है। या कोई हाउस एकोमोडेशन है, घर वगैरह दे दिया एम्प्लॉय को, क्वार्टर दे दिया रहने के लिए, इसको भी मत गिनना। नेक्स्ट वो कह रहा है एम्प्लॉय को कोई ट्रैवलिंग कंसेशन दे रहा है। एक एम्प्लॉय मार्केटिंग का काम करता है, उसको डेली पेट्रोल डीजल के लिए पैसा दिया जाता है सो दैट वो अपनी बाइक में तेल पड़वा के जगह जगह उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सके, तो उनको भी मत गिनना। ये सीधे सीधे डायरेक्टली उनके बिजनेस से रिलेटेड है, इसका एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ लेना देना नहीं है। देन नेक्स्टली बोनस, ऑब्वियस सी बात है जब आप बोनस देने के लिए लिमिट निकाल रहे हैं तो किसी एम्प्लॉय को बोनस मिल रहा है तो उसको 21,000 रुपए में आप कंसिडर मत करना। देन नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड। भाई पेंशन फंड में, प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉय कुछ भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो भले ही उसके सैलरी का हिस्सा है, लेकिन 21,000 रुपए गिनते वक्त उसको आप कंसिडर मत करना, क्योंकि ये 21,000 हम उस पैसे को गिनना चाहेंगे जो एम्प्लॉय अपने घर पे लेके जा रहा है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट एम्प्लॉय को मिल रहा है। और डायरेक्ट किस किस का मिल रहा है? सारी रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस एंड फ्री फूड और फ्री फूड अलाउंसेस। ठीक है। उसके अलावा बाकी सब कुछ यहाँ से बाहर चला जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन है। सर ये रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन जब एम्प्लॉय को हटाया जा रहा है तब दे रहे हैं, तो लमसम पेमेंट दे रहे हैं, ये तो वन टाइम पेमेंट ही है, इसको भी सैलरी में मत गिनना। या ग्रेच्युटी या अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स और एक्स ग्रेशिया पेमेंट। एक्स ग्रेशिया पेमेंट मतलब होता है जब वो एम्प्लॉय रिटायर होता है या अपने जॉब को छोड़ते हैं उस वक्त उन्हें जो लमसम पेमेंट मिलती है उन्हें एक्स ग्रेशिया पेमेंट कहते हैं। तो सर ये जो जनरली रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गए या रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन हो गई, ये तो वन टाइम पेमेंट थी, तो इसको तो गिनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन वन टाइम पेमेंट हो गई। और ये जो ग्रेच्युटी या प्रोविडेंट पेंशन है सर ये आपको फ्यूचर में मिलेगी, ये फ्यूचर बेनिफिट्स है। प्रोविडेंट फंड आपको अभी नहीं मिल रहा, पेंशन अभी आपको नहीं मिल रही, ग्रेच्युटी अभी नहीं मिलेगी, नॉर्मली 5 साल के बाद मिलती है, हम देखेंगे आगे चल के। तो सर ये फ्यूचर बेनिफिट्स है, इनको भी गिनने का कोई फायदा नहीं है। बोनस तो कंसिडर करना ही नहीं है। ट्रैवलिंग कंसेशन जो है डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस है, इसका बिजनेस से लेना देना है। एम्प्लॉय ज्यादा घूमेगा, बिजनेस ज्यादा लेके आएगा तो उसे ज्यादा कंसेशन मिलेगी। और हाउस एकोमोडेशन तो सर इन काइंड बेनिफिट है, इसमें उसे कैश के अंदर कुछ थोड़ी ना मिल रहा है। और ओवर टाइम मैंने आपको बता ही दिया था, ओवर टाइम अगेन ये बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी है, इसके चलते उस एम्प्लॉय की परमानेंट सैलरी नहीं बढ़ रही, देयरफॉर इसको भी आप कंसिडर मत करना। तो जब सैलरी आप 21,000 की गिनो तो आप कोड बना देते हैं। यहाँ पे हम कोड याद करते हैं। इंक्लूजन के अंदर फैड, FAD, फैड। F से फ्री फूड अलाउंसेस, A से ऑल रेम्यूनरेशन एंड D से डियरनेस अलाउंस। इन तीनों को जोड़ना है, उसके अलावा बाकी सारे के सारे आपके सैलरी से एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे व्हाइल कंप्यूटिंग द लिमिट ऑफ 21,000। ठीक है। देन थर्ड कंडीशन, आखिरी कंडीशन उन्होंने बोली अंडर सेक्शन 8 कि सर किसी भी अकाउंटिंग ईयर के अंदर एम्प्लॉय कम से कम 30 दिन काम कर ले, और इन 30 दिन का मीनिंग सेक्शन 14 के अंदर दिया।
उन्होंने कहा 30 दिन में वो वर्किंग डेज लाना जिनमें या तो आपने एक्चुअली वर्किंग की है या हम 4 छुट्टियां ले लेंगे जिनको हम डीम्ड वर्किंग डेज मान लेंगे। डीम्ड का मतलब मानो ना मानो मानना ही पड़ेगा। सर अब हम 4 छुट्टियां देखने जा रहे हैं सेक्शन 14 के अंदर। ये 4 छुट्टियां, ये 4 हॉलीडेज हैं जो है तो छुट्टियां, लेकिन हम इनको डीम्ड वर्किंग डे मानेंगे। हम कागजों पे इनको वर्किंग डे मानते हुए आपको बोनस के लिए एलिजिबल कर देंगे। और वो कौन सी 4 छुट्टियां हैं जिनको डीम्ड वर्किंग डे का स्टेटस दिया? पहला उन्होंने कहा लेड ऑफ, नाम से ही क्लियर है, हमने पीछे देख लिया। लेड ऑफ का मतलब क्या था? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कह रहा है तुम घर पे ही रहो, मैं घर पे बैठ के तुम्हें सैलरी दे दूंगा, तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑफिस में काम ही नहीं है। अभी आके क्या करोगे? यहाँ पे बिजली पानी अलग से खर्च होगी। तो सर यहाँ पे एम्प्लॉय अपनी मर्जी से तो घर बैठा नहीं है, वो आपके कहने पे घर पे बैठा है। देयरफॉर जितने दिन वो घर पे बैठा है उसको आप वर्किंग डे का दर्जा दोगे। ठीक है। सेकेंडली मैटरनिटी लीव। अब जैसा कि आपने सुना होगा कोई भी फीमेल मदर बनने वाली होती हैं तो उन्हें एज पर लॉ 26 वीक्स तक की छुट्टी दी जाती है, यानी अप्रोक्सीमेटली 6.5 मंथ्स। तो कोई भी फीमेल अगर मैटरनिटी लीव पे है, उन्होंने जॉब ज्वाइन किया और जॉब ज्वाइन करने के कुछ दिनों के भीतर वो मैटरनिटी लीव पे चली गई, तो वो जो 26 हफ्ते की लीव पे गई हैं, उन 26 हफ्तों को भी एम्प्लॉयर को डीम्ड वर्किंग डे का स्टेटस देना होगा और उसके अकॉर्डिंगली जितना भी प्रोपोर्शनेट बोनस बनता है वो उन्हें पे करना होगा। ठीक है, ये लॉ कहता है आपको यहाँ पे उस लॉ को कंसिडरेशन देना होगा। देन थर्डली वो कहते हैं एब्सेंटिज्म। अगर जॉब से छुट्टी ली ड्यू टू टेम्पररी डिसेबलमेंट कॉज ड्यू टू एक्सीडेंट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अपने जॉब का काम करते करते एम्प्लॉय को किसी एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा और एक्सीडेंट की वजह से एम्प्लॉय की टेम्पररी डिसेबलमेंट आ गई जिसके चलते उन्हें छुट्टी पे जाना पड़ा। मान लीजिए डीटीसी के एम्प्लॉय हैं ड्राइवर, वो बस ड्राइव करते हैं और बस ड्राइव करना उनका पेशा है, उनका जॉब है। ड्राइविंग के दौरान कुछ स्कूली बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए उन्हें एक एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है और एक्सीडेंट में उनका हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाता है। अब हाथ और पैर फ्रैक्चर हो गए और डॉक्टर ने 3 महीने का बेड रेस्ट बता दिया है। तो वो जो बेड रेस्ट बताया है, अब बेड रेस्ट की वजह से एब्सेंट होना पड़ रहा है ऑफिस से। और बेड रेस्ट क्यों बताया है? क्योंकि फ्रैक्चर हो गया है, टेम्पररी डिसेबलमेंट है, फ्रैक्चर बाद में रिकवर हो जाएगा। और ये फ्रैक्चर किस वजह से हुआ है? एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। ये एक्सीडेंट किस वजह से हुआ है? अपना काम करने की वजह से हुआ है। अगर ये चारों की चारों कंडीशन मीट होती हैं तो ऐसे केस में वो जो बेड रेस्ट पे गए 3 महीनों के लिए, उन 3 महीनों को भी डीम्ड वर्किंग डेज का स्टेटस दिया जाएगा। क्लियर है? लेकिन मैम अगर एक्सीडेंट हो गया पर्सनल रीजन के चलते, वो एम्प्लॉय छुट्टी पे गए थे और बाहर घूमने गए थे और बाहर एक्सीडेंट हो गया, इसके चलते फ्रैक्चर हो गया, तो क्या उसको भी हम डीम्ड वर्किंग डे का स्टेटस देंगे? लॉ मेकर कहता है नहीं। उन्होंने यहाँ पे बात क्लियरली बोल दी, फॉर्मूले को दिमाग में बैठाइएगा। 4 कंडीशंस होनी चाहिए। एब्सेंटिज्म ड्यू टू टेम्पररी डिसेबलमेंट, ड्यू टू एक्सीडेंट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, चारों के चारों होंगे तो डीम्ड वर्किंग डे है, अदरवाइज नहीं। मैम अगर परमानेंट डिसेबलमेंट हो गई, मान लीजिए डीटीसी के उन ड्राइवर का जिनका एक्सीडेंट हुआ था, उनका पैर ही कट गया, एक्सीडेंट में उनके पैरों को नुकसान हुआ और पैर काटना पड़ा, अब वो ड्राइविंग ही नहीं कर सकते, तो क्या उनकी अब जो छुट्टियां होंगी उनको गिनेंगे? नहीं बेटा, अब वो परमानेंटली डिसेबल हो गए हैं, अब वो इस जॉब पे वापस नहीं आ सकते। उनके लिए एक दूसरा लॉ बना जिसको हम नाम देते हैं वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का। ठीक है, तो वो यहाँ पे कवर नहीं है। बस आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है, कोई भी एम्प्लॉय छुट्टी पे जाएगा अगर किसी भी टेम्पररी डिसेबलमेंट के लिए, टेम्पररी सिर्फ वो ठीक हो जाएगा अभी, और किस दौरान होगी? किसी एक्सीडेंट के दौरान होगी, आपका काम करते करते एम्प्लॉयमेंट की वजह से, तो उन छुट्टियों को भी वर्किंग डे में गिना जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, लीव विद सैलरी और वेजेस। आपको अगर कोई छुट्टियां मिल रही है विद सैलरी और वेजेस, भाई नॉर्मली बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, 4 संडेज तो आपको छुट्टी देती हैं,
और किसी भी एम्प्लॉय को अपने साथ जोड़े रखने के लिए उन्हें महीने में कुछ एक्स्ट्रा छुट्टियां भी दे देती है, जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मंथली 2 देती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मंथली 4 देती हैं एंड सो ऑन। कुछ छुट्टियां दे देती हैं जिसमें कहती है कि हम आपकी इन दिनों की सैलरी नहीं काटेंगे। तो उनको कई बार लीव विद पे कहा जाता है या कैजुअल लीव्स भी कहा जाता है, बाय वट एवर नेम कॉल। लॉ मेकर ने कह दिया इन छुट्टियों को भी, जिन दिनों में सैलरी मिल रही है उसको भी हम वर्किंग डे मानेंगे। और वर्किंग डे मानते हुए अब 4 छुट्टियां हो जाएंगी जिनको डीम्ड वर्किंग डे का स्टेटस मिलेगा। इसका हम कोडिंग बना देते हैं, इनका हम कोड बना देते हैं याद करने के लिए। मॉल हो गया जिसमें आप घूमिए फिरिए ऐश कीजिए, आपको एम्प्लॉयर इनकी भी सैलरी पे करेगा और इनको डीम्ड वर्किंग डे माना जाएगा। किन किन को? एम से मैटरनिटी लीव, प्रेगनेंसी के दौरान जो वुमेन एम्प्लॉयज लेंगी। ए से एब्सेंट ड्यू टू टेम्पररी डिसेबलमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पहले एल से लेड ऑफ एंड दूसरे एल से लीव विद सैलरी और वेजेस, लीव विद सैलरी और वेजेस। ठीक है, तो ये हमारी एम्प्लॉयज की एलिजिबिलिटी हो गई। एक बार क्विकली रिकैप करते हैं हम यहां तक की बात को। हमने देखा सबसे पहले कौन कौन से एम्प्लॉयर हैं जिन्हें बोनस देना होगा। सर कौन कौन से एम्प्लॉयर हो गए? 3 एम्प्लॉयर हो गए, मेरे साथ साथ बोलिएगा। सबसे पहला फैक्ट्री जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन चल रही है। दूसरा हो गया अदर देन फैक्ट्री कोई भी एस्टैब्लिशमेंट हो लाइक शॉप्स एंड ऑल, जहां पे कम से कम 20 और मोर वर्किंग एम्प्लॉयज होने चाहिए। वो एम्प्लॉयज कोई भी हो सकते हैं, उनकी सैलरी कितनी भी हो हमें कोई लेना देना नहीं है, चाहे स्किल्ड हो चाहे सेमी स्किल्ड हो, वट एवर द नेम में भी। एंड देन तीसरा, कोई भी नोटिफाइड ऑर्गेनाइजेशन जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, अगर उसमें 10 से ज्यादा वर्कर हैं, 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, तो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन को बोनस देना है, अपने प्रॉफिट में से हिस्सा देना है। कौन से एम्प्लॉय को देना है? सब एम्प्लॉय को देना है क्या? नहीं, सब एम्प्लॉय को नहीं देना सर, उन एम्प्लॉयज को देना है जो 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या 3 कंडीशन हो गई? पहली, सारे एम्प्लॉयज को मिलेगा एक्सेप्ट 2 एक्सेप्शंस आ गई। अप्रेंटिस नहीं होगा, ट्रेनी नहीं होगा, और वो एम्प्लॉय नहीं होगा जिसको डिसमिस किया गया है ड्यू टू सेक्शन 9। और सेक्शन 9 में 3 केसेस आ गए थे रिफ्ट के, RI से राइटर्स एक्ट, F से फ्रॉड एंड T से थेफ्ट। उन दोनों को छोड़ के बाकी जो भी एम्प्लॉयज है जिनकी सैलरी अप टू 21,000 रुपीज है। अब मैम यहाँ पे 21,000 सैलरी में क्या क्या गिनना है? फैट गिनना है, हमने कोड बनाया था फैट। F से फ्री फूड और फ्री फूड अलाउंसेस। A से हमने देखा था वहां पे ऑल रेम्यूनरेशन एंड D से डियरनेस अलाउंस। इन तीनों को छोड़ के बाकी जितने भी अलाउंसेस वगैरह वो एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। एंड देन थर्ड कंडीशन थी कि हर वो एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 21,000 रुपए तक की है, जो साल में 30 दिन कम से कम काम कर रहा है, जो ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, खाली उसी एम्प्लॉय को बोनस मिलेगा। और यहाँ पे वर्किंग डे का मतलब क्या हो गया? उन्होंने कहा वर्किंग डे का मतलब हुआ एक्चुअल वर्किंग डे तो होगा ही होगा जब उसने काम किया, इसके अलावा 4 छुट्टियों को भी डीम्ड वर्किंग डे मान लेंगे। और वो 4 छुट्टियों का कोड हमने बनाया मॉल। 4 दिन ऐसे हो गए जब आप मॉल में घूमोगे, छुट्टी मनाओगे, तब भी आपको वर्किंग डे मानते हुए बोनस मिल जाएगा। वो क्या हो गए? M से मैटरनिटी लीव, A से एब्सेंटिज्म ड्यू टू टेम्पररी डिसेबलमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पहले L से फिर लेड ऑफ थर्डली, एंड चौथा जो सेकंड L आया उससे हमने बनाया लीव विद सैलरी और वेजेस। ठीक है, तो ये चारों छुट्टियों को भी हम डीम्ड वर्किंग डे मानेंगे। और अगर छुट्टियों को मिला के वर्किंग डे 30 डेज या उससे ज्यादा हो गए ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और एम्प्लॉय की सैलरी 21,000 रुपए तक की हुई, और वो एम्प्लॉय अप्रेंटिस और डिसमिस अंडर सेक्शन 9 नहीं हुआ, तो हर उस एम्प्लॉय को बोनस मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो बोनस की 2 पहली शर्तें आपको क्लियर हो गई, कौन कौन से एम्प्लॉयर एलिजिबल है एंड कौन कौन से एम्प्लॉय को बोनस बटेगा उन एलिजिबल एम्प्लॉयर के द्वारा। आज की बात को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इसके आगे प्रोविजंस को हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।